नमस्कार, आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश में बीते कुछ समय से एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर को लेकर खासी राजनीति चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज झारखंड में जब वो चुनाव प्रचार करने गए, झारखंड में जहां विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, वहां जब चुनाव प्रचार करने गए तो उन्होंने एक बार फिर वहां पे एनआरसी का मुद्दा उठाया और कहा कि पूरे देश में एनआरसी को लागू करेंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में एनआरसी लागू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि संसद में भी बीजेपी की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात को दोहराया था और कहा था कि पूरे देश में एनआरसी को लागू करेंगे और इसको लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर हमले बोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साफ तौर पर कह चुकी हैं कि वो अपने राज्य में यानी पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं होने देंगी। और इस बीच हमने देखा कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी इस पूरे मुद्दे पर कई बयान दिए हैं, कई उन्होंने सरकार पर हमले भी किए हैं, कई विवादित बयान भी दिए। अधीर रंजन चौधरी इतना आगे निकल गए कि उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को ही घुसपैठिया कह दिया। तो इस तरह से एनआरसी पर देखें तो बहाना एनआरसी का है, लेकिन राजनीतिक निशाने साधे जा रहे हैं तमाम तरफ से। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। एनआरसी आखिर क्यों जरूरी है और क्यों इस पर राजनीति हो रही है और इस पर राजनीति को देखना चाहिए। क्या यह राजनीति है या दरअसल इसके पीछे कोई ठोस मुद्दा भी है, कुछ ठोस कारण भी हैं इस पर इस तरह की राजनीति करने के। इन सब पर बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, इस पूरी खबर को कुछ बिंदुओं में समझ लेते हैं कि ये पूरी खबर, इसके अहम बिंदु जो हैं वो क्या है। आइए इसको देखते हैं कि इस पूरी खबर के अहम बिंदु आपके सामने क्या है। एनआरसी के बहाने राजनीतिक निशाने कैसे साधे जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर कहा है कि घुसपैठियों को चुन चुनकर निकालेंगे। बीजेपी का यह चुनावी वायदा था। उन्होंने यह भी आज कहा कि 2024 से पहले देश भर में लागू करेंगे एनआरसी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में एनआरसी लागू कर दी जाएगी। ये अमित शाह ने कहा है। लेकिन एनआरसी पर देश भर में राजनीति हो रही है। बीते कुछ महीनों से यह राजनीति चल रही है और यह राजनीति गर्मा भी रही है। लगातार इस राजनीति को लेकर लगातार जो है बयानबाजी चल रही है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एनआरसी पर आपत्तिजनक बयान दिया। अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को घुसपैठिया कहा कि गुजरात से दिल्ली आए हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह और इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री घुसपैठिए हैं। यह कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों को डराने के लिए एनआरसी की बात कर रही है सरकार और बीजेपी। यह भी कहा है अधीर रंजन चौधरी ने। तो अधीर रंजन चौधरी का यह बयान अपने आप में खासा विवादित है। और इससे पहले आप जानते हैं कि अमित शाह ने इस बात को साफ किया था कि किसी भी धर्म के लोगों को एनआरसी से डरने की जरूरत नहीं है। धर्म के आधार पर लोगों को बाहर करने का कोई प्रावधान एनआरसी में नहीं है। ये अमित शाह गृह मंत्री ने कहा। और उन्होंने ये भी कहा था कि एनआरसी और नागरिकता जो संशोधन बिल है उसको मिला करके कुछ लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी कह चुकी है कि पश्चिम बंगाल में एनआरसी को लागू नहीं करने दूंगी। तो ये पूरा विवाद है, इसी पर चर्चा करेंगे। जो दो सवाल दो टूक में उठाएंगे वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दो टूक का मेरा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दो टूक का आज का पहला सवाल, जी हां, आज का पहला सवाल, एनआरसी के नाम पर कौन किसको डरा रहा है। जी हां, कौन किसको डरा रहा है एनआरसी के नाम पर, यह मेरा आज का पहला सवाल है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दो टूक का आज का दूसरा सवाल है, देश से घुसपैठियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर आखिर क्यों हो रही है राजनीति। मैं आज तीसरा सवाल भी उठाना चाहता था, अधीर रंजन चौधरी पर भी बात करना चाहता था, लेकिन वो सवाल के रूप में नहीं है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी पर बात जरूर करेंगे जो उन्होंने विवादित बयान दिया। इस तरह के विवादित बयान आखिर क्यों बार बार देते हैं अधीर रंजन चौधरी। तो आज की डिबेट में तीन मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ सुदेश वर्मा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुदेश वर्मा जी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान जुड़ रहे हैं कल्याण बरुआ जी। कल्याण बरुआ जी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, असम ट्रिब्यून के वरिष्ठ पत्रकार हैं। और असम ट्रिब्यून, क्योंकि एनआरसी का पूरा मसला असम से शुरू हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में एनआरसी को लेकर काफी सुगबुगाहट है, इसलिए आज वो खासतौर से हमारे बीच में। और तीसरे मेहमान मेरे साथ हैं आशुतोष मिश्रा जी। आशुतोष मिश्रा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं सुदेश वर्मा जी आपसे शुरू करता हूं। सुदेश वर्मा जी, झारखंड का चुनाव है,
क्यों आपको लगता है कि वहां पर गृह मंत्री ने आज जो बयान दिया वो महत्वपूर्ण बयान है? आपसे पहले हमने ये सुना था बीजेपी लगातार कहती थी देश भर में लागू करेंगे, आज उन्होंने ये कहा, एक डेडलाइन दी है, एक टाइम लिमिट दी है। वो कह रहे हैं 2024 के चुनाव से पहले पहले देश भर में जो है एनआरसी लागू कर दी जाएगी। झारखंड चुनाव में एनआरसी का मुद्दा क्या वजह? देखिए, अमित शाह जी हमेशा एनआरसी के मुद्दे पर बात करते रहे हैं। अब चूंकि एनआरसी एक बिल के रूप में आ रही है तो निश्चित ही डेडलाइन बहुत क्लियर है। 2024 का मतलब है कि अगले लोकसभा चुनाव के पहले जी ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और एनआरसी हम लोगों का मानना है कि ज़रूरत है। जो लोग इसको अपोज कर रहे हैं राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जानना चाहिए वो सिटीजन है या नहीं है, इतना ही है एनआरसी और कुछ नहीं है। कि आप भारत के नागरिक हैं या भारत के नागरिक नहीं हैं। संविधान जो भारत का है वो नागरिकों को बहुत सी सहूलियत देता है। आपको पता है अगली लड़ाई होनी है संसाधनों पर होनी है। अपने संसाधन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ये प्रत्येक सरकार चाहेगी अच्छे तरीके से हो। और निश्चित ही जो हमारे नागरिक हैं उनका पहला अधिकार है, इसलिए पहला स्टेप है कि नागरिकों को आइडेंटिफाई किया है, जो नागरिक नहीं है उनको आइडेंटिफाई किया। ये समझ में आता है, लेकिन क्या इसके पीछे पोलराइजेशन का भी कोई मकसद है? क्योंकि मैंने फिर कह रहा हूं पोलराइजेशन क्यों में इस मुद्दे को उठाया जाए तो क्या अशोक जी कोई मकसद पोलराइजेशन? अशोक जी पोलराइजेशन क्यों? हम तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर रहे, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। गृह मंत्री जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि धर्म से कोई मतलब नहीं है। आप नागरिक हैं या नहीं है, इतना ही तो मुद्दा है जी। और इस मुद्दे पर जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें जो डर है वो बेबुनियाद है। और पूरा देश में हर व्यक्ति जानना चाहेगा कि कौन है जो नागरिक नहीं है, और उसके बाद संसाधनों के बारे में बात होगी। और ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो हमारे हर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करेगा, हमारी आइडेंटिटी को रीएस्टैब्लिश करेगा। इसमें राजनीति जो कर रहे हैं वो भारत के साथ सही नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल संवैधानिक है। मैं इसी पर आना चाहता हूँ, राजनीति कौन कर रहा है, कौन डरा रहा है, ये मेरा सवाल है। तो आशुतोष जी, सवाल है कि अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि भाई मुसलमानों को डराने के लिए एनआरसी की बात की जा रही है। तो दरअसल कौन डरा रहा है मुसलमानों को एनआरसी के नाम पर? सरकार डरा रही, क्योंकि एनआरसी तो एक प्रक्रिया है। जो देश का नागरिक है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो इस देश में रहे, उसमें कुछ नहीं, घुसपैठियों को बाहर करने की बात है। तो सवाल ये है कि अधीर रंजन चौधरी डरा रहे हैं अपने वोट बैंक के फायदे से, या सरकार डरा रही है? राहुल बजाज साहब की बात मानिए तो सरकार ही डरा रही है सबको। सरकार के खिलाफ बोलने से लोग डरते हैं। अगर उनके ऐसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं तो उसमें कुछ तो दम होगा, ऐसे बेबुनियाद बात तो करेंगे नहीं। क्योंकि आपने जिक्र किया बजाज जी का, मेरा आज का विषय नहीं था, विषय दूसरा, लेकिन फिर भी मैं इस पर एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। आशुतोष जी, आप दो टूक में शायद पिछले 1 साल से लगातार जुड़े हुए हैं, सरकार के खिलाफ आप बोलते हैं, फिर भी आपको यहां पर पब्लिक ब्रॉडकास्टर में, दूरदर्शन में हम लगातार आपको बुलाते हैं सरकार के ऊपर, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। हम आपको खुला मंच देते हैं। आज तक आपके सहित सरकार के खिलाफ दो टूक में आने वाले किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि मैंने सरकार के खिलाफ ये बोला और मेरी बात काट दी गई। राहुल जी ने भी जो कहा उसका जवाब अमित शाह ने दिया था। तो सवाल ये मुझे लगता है बेमानी है, और ये एक फेक नैरेटिव है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम, अच्छा होगा कि हम इस डिबेट पे बने एनआरसी की बात, क्योंकि आप डराने की बात करें तो मैं मानता हूं ये फेक नैरेटिव है। फिर हम इस पर आ जाएंगे तो फिर डिबेट कहीं और चली जाएगी। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि दो टूक में हमने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी लगातार बुलाया। आज कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं आते, वो कांग्रेस उनका है, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को हम बुलाते हैं, पत्रकारों को बुलाते हैं, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को बुलाते हैं, और इस बात के लिए खुला मंच देते हैं कि सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध में खुलकर अपनी बात रखें। तो शायद मैं कुछ उन कम लोग, गिने चुने लोगों में से हूं जिनका विश्वास है कि जो डर गया वो मर गया। बात आते हैं एनआरसी पे। तो एनआरसी पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जैसे अभी सुदेश जी कह रहे थे संसाधनों पे वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके लिए तो आधार कार्ड है, वोटर लिस्ट है, सेंसस है, इतनी ही प्रक्रियाएं हैं जिससे कौन देश का नागरिक है या नहीं है उसको पाया जा सकता है। जब मोदी सरकार आई थी 2014 में तो इन्होंने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। लेकिन जैसे जैसे आप इस तरह के कानून बनाते जाएंगे, और फिर एनआरसी में भी देखिए, इनको जब असम में जो है अपना मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो ये फिर उसको फेंट रहे हैं, कह रहे हैं हम जो है फिर से एनआरसी असम में भी कराएंगे। क्योंकि वहां पे कई हिंदू बाहर हो गए, और अब ये सिटीजनशिप बिल ला के
पहले उनको सिटीजनशिप देंगे, फिर एनआरसी लाएंगे। तो ये एक आपको मनोकूल परिणाम ना मिले तब तक आप फेंटते रहें कानूनों को, ये इस पे भी एक क्वेश्चन है कि आपके पास ऑलरेडी इतनी तरीके हैं सिटीजन्स को पहचानने ठीक है, लेकिन इसमें सवाल ये है कि इसमें ये कहना कि एक मजहब विशेष के लोगों के लिए ये कहना, मैं अधीर रंजन चौधरी के बयान पर आता हूँ कि क्योंकि हम क्या इसी तरह से बार बार मुस्लिम नेता कई कहते हैं कि आज मुस्लिम नेता खुलकर ये कहते हैं कि इसी तरह से कांग्रेस जो है डरा के कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, मुसलमानों को डरा के रखती थी। क्या एक और ये तरीका नहीं है कि आप एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मजहब का तो कोई आधार नहीं है ना, एनआरसी में तो नहीं है कम से कम। इसमें मजहब का आधार है सिटीजनशिप अमेंडमेंट, हाँ वो एक अलग विषय है। हाँ। और ये कहते हैं कि जहां असम ऐसा स्टेट जहां पे हम एनआरसी करा चुके हैं और वहां पे कई सारे हिंदू एनआरसी में उनका नाम नहीं आया, तो आप एसएमएलए उनको लेने के लिए सिटीजनशिप एक्ट के बाद वो हो जाएंगे भारत के सदस्य। और एनआरसी के लिए इसलिए एक तो पहला प्रश्न उठता है कि मुसलमानों को क्यों कुछ लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों कहते हैं, लेकिन एक जो मेरी समझ में आता है वो ये है, डर का वजह ये है कि भाई जो हिंदू हैं उनको इस तरह से, या गैर मुसलमान लोग हैं, हिंदू, सिख, ईसाई तो नहीं लेकिन बौद्ध वगैरह, वो आ जाएंगे। ईसाई भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट की हम बात तो ये एक सवाल उठाता है कि क्यों उसमें केवल मुसलमानों को बाहर किया गया। फिर आप कहते हैं कि हम 2024 तक सबको बाहर भेज देंगे। क्या प्रक्रिया है, आपने किन किन देशों से बात करी है कि जब उनके, बांग्लादेश को ही ले लीजिए क्योंकि बांग्लादेश ऐसा में, तो क्या उनसे बात हुई है कि वो वापस लेंगे भी कि नहीं लेंगे? बात की प्रक्रिया पे आएंगे। एनआरसी पे सवाल इसीलिए उठते हैं कि आप एक ये हवा क्रिएट कर रहे हैं कि हम एनआरसी से कोई बहुत बड़ा काम कर लेंगे, जबकि असम में आप देख रहे हैं कि इससे जो है भाजपा ही जो है दिक्कत में। मैं असम के मुद्दे पर भी आऊंगा कल्याण जी, लेकिन उससे पहले सुदेश वर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप खास करके आप आशुतोष जी ने कहा कि एक हवा क्रिएट किया जा रहा है। लोगों को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का प्रश्न नहीं है। ये महज इतना प्रश्न है कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का नागरिक नहीं है। जो भारत का नागरिक है उसको नागरिकता की कार्ड मिलेगा, जो नहीं है उसमें पता लगेगा कौन इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स है, कौन पासपोर्ट उसका ज़्यादा हो गया तब है, वीज़ा लैप्स होने के बाद बहुत तरह के होंगे ना, एक तो इन्फिल्ट्रेटर्स भी होंगे, और जो लोग होंगे फिर वो प्रक्रिया शुरू होगा इनके साथ क्या किया जाए। लेकिन अभी तो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को जो अपोज कर रहा है वो इसको एक कॉम्युनल कलर देने का प्रयास कर रहा है। कुछ भी आप करिए, देखिए पहले लोग क्या बोलते थे, आरएसएस बीजेपी आ जाएगा, मुसलमानों को खा जाएगा, मुसलमान रह नहीं पाएंगे। कुछ नहीं हुआ, बड़े प्रेम से रह रहे हैं, कोई राइट नहीं है, सत्ता चल रही है, सभी लोग खुश हैं। तो सारे जो आयाम इन्होंने डिवाइड करने के लिए सोसाइटी को किए थे वैसा नहीं हो रहा है। एनआरसी में भी वही है, जाके देखिए, बरुआ जी बैठे हुए हैं, आप जरूर इनसे पूछेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपको आसाम जाने की जरूरत है और कंपेयर करिए कि 1971 के पहले का आसाम और आज का आसाम दोनों में फर्क क्या है। जो लोग हैं उनसे जाके पूछिए, लोग अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, अपने कल्चरल आइडेंटिटी को। तो क्या भारत की सरकार का ये कर्तव्य नहीं है कि अपने कल्चरल आइडेंटिटी को बचाएं, अपने नागरिकों को वो सुविधा दें जो उनके लिए होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। तो हम तो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हैं। इसको जो भी हिंदू मुस्लिम बोल रहा है वो सरासर अन्याय कर रहा है, और हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और लोग हमारी बात को मानेंगे। ठीक है कल्याण बरुआ जी, क्योंकि ये पूरा मामला जो है असम से एक तरह से शुरू हुआ था, और असम के शुरू हुआ उसके कुछ कारण थे, एक ऐतिहासिक जो अकॉर्ड हुआ था उसके तहत ये होना था, ये हुआ। क्या आपको लगता है, पर असम में जो कुछ हुआ हमने देखा, 19 लाख लोग जो हैं वो आ गए, फिर उसके बाद बहुत कुछ असम में इसका विरोध हुआ, क्या उसके बाद आपको लगता है एनआरसी की प्रक्रिया सरकार 2024 तक देश भर में लागू कर पाएगी? क्योंकि असम के उदाहरण के बाद मैं आपसे अगर खास तौर से नहीं, अगर असम के उदाहरण से आप देखें तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होगा, क्योंकि असम में ही जैसे कट ऑफ ईयर, आपको जानकर असम में कट ऑफ ईयर था असम अकॉर्ड के तहत से 1971 25 मार्च 1971, लेकिन ऑल इंडिया कट ऑफ डेट जो है वो है 1948। तो एक तरह से वो एक कॉम्प्लिकेशन होगा, सरकार को पहले ये तय करना होगा कि कट ऑफ डेट क्या है। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ असम में 1951 में ही एक एनआरसी बना था, और ये एनआरसी इंडिया के किसी स्टेट में नहीं है जी। तो एनआरसी क्या है, 1951 का जो एनआरसी था, वोटर लिस्ट था, उसी को एनआरसी बना दिए थे।
अब ये सरकार को तय करना हो, क्योंकि एनआरसी कहीं एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये एनआरसी किस लेवल पे कौन से कट ऑफ डेट से करेंगे, वोटर लिस्ट कहाँ से लेंगे, वो सब सरकार को तय करना होगा। लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत ही कॉम्प्लेक्स, जैसे असम में हमें एनआरसी होते हुए भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज फेस करने पड़े, क्योंकि उनके क्राइटेरियाज हैं और ऊपर से कम्युनल टेंशन्स भी थे कुछ कुछ जगह पे, क्योंकि कुछ लोगों को लगा, क्योंकि जैसे आप कहा जाता है असम के 11 डिस्ट्रिक्ट्स माइनॉरिटी मेजॉरिटी में हो गए हैं, तो कुछ सेक्शनों का ये कहना था डेमोग्राफी चेंज हो गई है, कुछ कहना था कि ये सब इन्फिल्ट्रेटर्स के वजह से हुआ है, लेकिन जो एनआरसी में परिणाम आए कुछ और थे। तो कॉम्प्लेक्स तो असम में ये थे, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे जब करने जाएंगे ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज होगा, क्योंकि आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये कट ऑफ डेट्स। ठीक है, लेकिन क्या इस एक्सरसाइज के कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद क्या आपको लगता है ये जरूरी एक्सरसाइज है? क्योंकि देश में घुसपैठिए हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बांग्लादेश से बाकी जगह से घुसपैठ लगातार होती है और हमको घुसपैठियों और शरणार्थियों में फर्क भी करना सीखना पड़ेगा, आना चाहिए। क्या आपको लगता है ये एक्सरसाइज जरूरी है? एक्सरसाइज जरूरी है, तो जानना बहुत ही जरूरी होता है कि कौन फॉरेनर्स है और कौन इंडिजिनियस सिटीजन है, ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक होगा कि अगर फॉरेनर्स आपके रिसोर्सेज को इस्तेमाल करे, आपके नौकरियां खा जाए, तो इसमें एक प्रॉब्लम है और इसको रिजॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि जानना जरूरी होता है कि ये घुसपैठिया है, ये इंडियन। आशुतोष जी, सवाल है कि ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो सकती है, इसमें कई खामियां हो सकती है, हर सिस्टम में खामियां होती हैं, टीथिंग प्रॉब्लम होती है जब भी आप कुछ, पर सवाल ये है कि घुसपैठिए आपके देश में हैं, ये हम सब जानते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज तो बहुत सारे वीडियोस इस तरह के आपको मिल जाएंगे जहां पर घुसपैठिए किस तरह से यहां पर इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, उसके वीडियोस हैं। तो सवाल ये कि इन घुसपैठियों को निकालने के नाम पर विरोध क्यों? अगर ये घुसपैठिए हैं, देश में आए हैं, और अधीर रंजन चौधरी विपक्ष के जो नेता हैं वो इतनी आगे चले जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को कह देते हैं कि घुसपैठिए। क्या गुजरात से आना घुसपैठिए? मुझे नहीं पता आप कहां से आए, पर मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश से दिल्ली आए, तो क्या मैं घुसपैठिया हो गया हूं? मुझे नहीं पता सुदेश जी कहां बिहार से आए, झारखंड से आए हैं, तो वो घुसपैठी हो गए। कल्याण जी आज अगर दिल्ली में काम कर रहे हैं, असम से आए हो, तो वो क्या घुसपैठी हो जाते हैं हिंदुस्तान में? मतलब इस तरह की राजनीतिक स्तर पर आप उतर जाते हैं। देखिए, जहां तक अधीर रंजन चौधरी का आप एक उसका कॉन्टेक्स्ट देखें, तो असम में जो है एक, जब ये एनआरसी की बात हुई थी तो एक ये था कि भाई बंगाली वर्सेस असमीज किया जा रहा है इसको, ये मेरे ख्याल में उनके दिमाग में था। और उनका कहने का मतलब जो मैं समझता हूँ वो ये था कि अगर प्रधानमंत्री अपने बेहतर मौक़ों के लिए गुजरात छोड़ के वाराणसी आ सकते हैं, या अमित शाह अब आके यहाँ पे दिल्ली में रह रहे हैं, तो बेहतर मौक़ों के लिए कई बार लोग भारतीय ही एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं। तो घुसपैठिया कहना मतलब वो ये तो नहीं कह सकते उनको हिंदी नहीं आती इतने समय से। अगर आप दिल्ली में रह के आपको घुसपैठिए, प्रवासी, अप्रवासी और अगर शरणार्थी का मतलब नहीं मानो तो घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल आप प्रधानमंत्री। देखिए, यहाँ पे मुख्य मुद्दा क्या है कि कई बार कई लोगों को लगता है, और अभी सुदेश जी कह रहे थे कि सब लोग सुखी हैं, सुखी तो देश में क्या हालात हैं, वो तो प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, कि कौन सुखी है और कौन दुखी है, वो अलग डिबेट है। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप बात करें एनआरसी पे बार बार प्रश्न क्यों उठ रहे हैं, क्योंकि अगर आप आधार कार्ड देते वक्त, वोटर्स कार्ड देते वक्त, सेंसस देते वक्त आप ये नहीं पता कर पा रहे हैं कि कौन इन्फिल्ट्रेटर है और कौन जो है असली भारतीय नागरिक है, तो ये एनआरसी कौन सी ऐसी एक जादू की छड़ी है जिससे सडनली ये पता चल जाएगा। और इसके एनआरसी में जो खामियां हैं वो असम में एकदम आपके सामने आ चुकी हैं। यहाँ पे यही हर बार प्रश्न इसीलिए उठता है कि ये क्यों विवादित है। विवादित इसलिए है कि प्रश्न ये है कि ये दलहित के लिए हो रहा है या देशहित के लिए हो रहा है। इसका कारण ये है कि भाजपा इसको 2024 के चुनाव में जैसे अभी कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 370 कश्मीर उसको भुनाएं, या पुलवामा के शहीदों को भुनाया, उसको एक मुद्दा बना के, और अगर कई बार होता है, इतिहास होता है, पार्टी का एक इतिहास है, जब आज आप जो है
गांधी पे प्रश्न उठाते नहीं, हैं। नहीं, आपका इतिहास है हिंदू मुसलमान का, घुसपैठियों को बाहर निकालने की एक इतने आपके पास और एक राजनीतियों की घुसपैठियों के वोट लिए जाएं, आपके पास तो इतने आपको क्या तरीके लगता है कौन सी राजनीति सही हो सकती है? घुसपैठियों को बाहर निकालने की या घुसपैठियों के वोट लेने की? घुसपैठियों के वोट लेने के लिए उनको राशन कार्ड दे दे, उनको आप आधार कार्ड दे दे, आप उनको आधार कार्ड और राशन कार्ड देते वक्त क्यों नहीं रोकते हैं? क्या आप पुलिस सिस्टम पे क्वेश्चन उठा रहे हैं कि पुलिस जो है, तो वही सिस्टम तो कल एनआरसी भी इंप्लीमेंट करेगा, एनआरसी वही सिस्टम इंप्लीमेंट करेगा, और अगर ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है तो इससे मुसीबतें कम होने के बजाय तो बढ़ेंगी ना। अगर किसी का नाम गलती से आ जाएगा तो उसमें गलती आप जाकर उस ट्राइब्यूनल में, लेकिन ये कहना कि घुसपैठियों को देश से निकालना एक राजनीति है, जहां पे एमएलए को एनआरसी में नाम नहीं है। अगर मैं मान एक फैमिली से कई लोगों का नाम है, एक व्यक्ति का नाम नहीं है। सुदेश जी, मैं जवाब देना चाहूंगा, शांति से सुन लें प्लीज। नहीं, शांति से देखिए मैं जब बोला कि भारत में लोग खुश हैं तो मैं बात कर रहा था कि राइट जो की बात होती थी, डर मुसलमानों में दिखाया जाता था। अब किसी को ये दर्द है पेट में कि मोदी जी प्रधानमंत्री क्यों है, तो इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है और वो अच्छे करियर के लिए नहीं आए थे, उनको देश ने प्रधानमंत्री चुना है, इसलिए वो यहाँ पर हैं। और राजनीति हमारे लिए कोई करियर नहीं है, राजनीति हमारे लिए एक समाज सेवा का साधन है। और लोगों को सोनिया गांधी जो इटली से आती हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, वो घुसपैठी नहीं है, वो तो वंदना के लायक है। लेकिन हमारे गुजरात से, अरे भाई ये फेडरल सिस्टम है जहाँ डबल सिटीजनशिप है नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, वो है भारत का सिटीजनशिप। आपको पता है कि यूआईडी जो आधार कार्ड है 123 करोड़ के करीब आधार कार्ड बन चुके हैं। अगर पॉपुलेशन आप मान लीजिए कुल इन्फ्लेट हुआ होगा तो शायद 140 करोड़ के करीब गया होगा। आधार आइडेंटिटी स्टैब्लिश करती है और हमने करीबन 80,000 करोड़ रुपया सब्सिडी में बचाया है आधार इंट्रोड्यूस करके। देखिए देश में क्या हो रहा है, ये सारे पैसे गबन कर लिए जाते थे, सब्सिडी के नाम पर लोगों तक नहीं पहुंचता था। ये लोग जो फेक राशन कार्ड बनता था, फेक गैस कनेक्शन बनता था, वो कहाँ जाते थे, हमने सब एक बार में खत्म कर दिया। तो हमारा तो मैंडेट ही यही है, हम देश के लिए जो सही समझेंगे उसको हम करेंगे, चाहे वो 370 हटाना हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर हो, और लोगों को पता है कौन कर रहा है। और इसी मुद्दे पर हम लोगों के बीच में जाएंगे कि आपने हमें मैंडेट दिया था, हमने ये देश के लिए अच्छा सोचा, हमने ये किया, और आपको अगर लगता है हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें दोबारा मैंडेट दीजिए। 2024 के चुनाव के लिए एनआरसी एक बड़ा मुद्दा होगा जिस पर बीजेपी जो है इस वक्त, देखिए हर वो काम जो हम कर रहे हैं देश को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, लोग बोलेंगे। लोगों को मजबूत देश चाहिए, लोगों को ऐसा देश चाहिए जिसकी इज्जत पूरे विश्व में हो, और निश्चित ही हमारे जो सिटीजन हैं उनका फर्स्ट राइट है रिसोर्सेज पर। इसके लिए जरूरी है कि हम आइडेंटिफाई करें कौन सिटीजन है, कौन सिटीजन नहीं है, और कौन सिटीजन नहीं है अगर वो असाइलम से आया है तो कोई बात नहीं, असाइलम दिया जाता है, लेकिन अगर वो इन्फिल्ट्रेटर है तो उसे बाहर भेजना होगा। ठीक है, कल्याण बरुआ जी, इस पूरे मसले पर किस तरह की राजनीति आप देख रहे हैं? मतलब राजनीति, सवाल ये भी रहा, राजनीति कर कौन रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, एक पार्टी का आरोप लगता है कि वो दरअसल जो है घुसपैठियों के वोट लेने के लिए राजनीति करती है, इसलिए वो नहीं चाहती कि घुसपैठियों को छुआ जाए, क्योंकि उसने अपने पॉकेट्स बना रखे हैं वोट बैंक के। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि दूसरी पार्टी सरकार जो है वो दरअसल अपनी राजनीति के लिए जो है एनआरसी का मुद्दा ला रही है। कैसे देखेंगे आप? देखिए, मैं जहाँ तक असम और नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, मैं बता सकता हूँ कि फॉरेनर्स इशू एक हाईली पॉलिटिसाइज इशू बन गया है। ये हम देखिए 1971 से ये चल रहा था, फॉरेनर्स है, फॉरेनर से इन्फिल्ट्रेशन हुआ है। तो 1979 से 1985 तक हमारे यहाँ एजिटेशन हुआ। उसके बाद असम अकॉर्ड साइन हुआ। असम अकॉर्ड साइन होने के बाद जो मेन सारे क्लॉजेस थे, इकोनॉमिक क्लॉजेस थे, पॉलिटिकल क्लॉजेस थे। पॉलिटिकल क्लॉजेस में मेन था डिटेक्शन, दैट इज डिटेक्शन ऑफ फॉरेनर्स, डिलीशन, उनके वोटर लिस्ट से नाम काटना, और डिपोर्टेशन। ये तीन छोड़ के बाकी जितने क्लॉज थे असम अकॉर्ड के इम्प्लीमेंट हो गए, लेकिन आज तक ये जो इशू है वो नहीं हुआ। सब्सिक्वेंटली 2015 में इन्होंने, सेंटर ने एक मीटिंग बुला करके ये डिसाइड किया कि एनआरसी जो 1951 का डॉक्यूमेंट है उसको अपडेट किया जाएगा। और क्योंकि हमारे असम अकॉर्ड के हिसाब से 1971 कट ऑफ डेट है, उस कट ऑफ डेट तक जितने बांग्लादेशी हमारे यहाँ आए थे असम में, उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया, और 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको हम डिटेक्ट करके डिपोर्ट करेंगे, ये बेस ये हुआ था। लेकिन 1985 के बाद हर इलेक्शन के पहले
फॉरेनर्स इशू, इलेक्शन खत्म, सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने घर चले जाते हैं, इशू वहीं के रह जाते हैं। हमारे यहाँ अल्टीमेटली एनआरसी जब सुप्रीम कोर्ट के लेने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले नहीं लिया था, 2009 में जो पिटिशन फाइल हुआ था वो इस मुद्दे पे हुआ था। असम पब्लिक वर्क्स एनजीओ है, उसने किया था कि असम के वोटर लिस्ट में 40 लाख फॉरेनर्स हैं। वो केस सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया था और ये सुप्रीम कोर्ट एडमिट करने के बाद उनको बाद में रियलाइज हुआ कि एनआरसी करके एक डॉक्यूमेंट है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का सारा ध्यान एनआरसी अपडेट पे चला गया और बाकी जानते हैं बिल्कुल जो उसके बाद। लेकिन ये बात सही है कि ये हाईली पॉलिटिसाइज्ड इशू है। एक और दूसरी क्लेरिफाइड ये करना चाहता हूँ कि ये रिलीजियस इशू हमारे लिए कभी नहीं था, क्योंकि एक फॉरेनर का कोई रिलीजन नहीं होता है। बिल्कुल, वो कोई घुसपैठी हिंदू है हो तो सकता है, घुसपैठी है। मुसलमान हो सकता है, बुद्धिस्ट हो सकता है, लेकिन सब्सिक्वेंटली हमने देखा ये इशू हाईली कम्युनलाइज्ड हो गया, पोलराइज्ड हो गया। पोलराइजेशन इतना हो गया कि लास्ट इलेक्शन में बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हो गया था। ये नई चीज है जो असम की, जो असम में हुई है। बहरहाल लेकिन एक पूरी बात, आशुतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बहुत संक्षेप में अंत में ये भी मैं बात लेकर आता हूँ। ठीक है, मेरा मानना है कि ये एक इशू है, सरकार कहती है लाना चाहिए, इसके कुछ लोग पक्ष में हो सकते हैं, कुछ विपक्ष में हो सकते हैं। इस पर एक डिबेट देश में होनी चल भी रही है, देश में डिबेट। सवाल है कि हम लोग भी यहाँ बैठ के यही कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या खामियां हैं, कैसे किया जा सकता है, क्या ये इंप्लीमेंट, इन्हीं सब पे डिबेट कर रहे हैं। पर आपको लगता है, मैं फिर कह रहा हूं कि, और आपने शुरू में कहा कि डर किया, आपने राहुल बजाज साहब के बयान का जिक्र किया, इसलिए मैं आपको फिर यहां पर एक चीज पे ले आता हूं। इस पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन इस पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को यह कहना घुसपैठी है। क्या आपको लगता है, आप सरकार की आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन क्या आपको लगता है इस तरह के बयानों की कड़ी निंदा भी होनी चाहिए? आप जैसे पत्रकारों को भी आगे आके कहना चाहिए कि अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिया बिल्कुल गैर वाजिब बयान था, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। आप डिबेट कीजिए, एनआरसी की खामियां गिनाइए, ठीक है। गैर वाजिब ही नहीं, मूर्खतापूर्ण बयान था, क्योंकि इससे जो मुद्दा है उससे ध्यान भटक जाता है। यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है, अभी आपने पूछा कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स, तो हिंदुस्तान ऐसे देश में जहाँ हिंदू जो है 80% से ऊपर है, वहां पे ये कहना कि कोई मुसलमानों के वोट को लेकर राजनीति करेगा, ये अंग्रेजी में एक शब्द है ऑक्सीमोरॉन है। क्योंकि कोई मूर्खी व्यक्ति होगा जो कम लोगों के वोट के पीछे भाग के दूसरों को नाराज करने की कोशिश करेगा। अभी कल्याण जी ने बताया कि कैसे जो है असम में डेमोग्राफी चेंज हुई, कैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं असम के एक बड़े नेता का उदय इसलिए हुआ क्योंकि वो डेमोग्राफी बदलती है, उन्होंने एक रीजनल पार्टी बनाई और उनकी पार्टी इत्र के व्यापारी हैं वो, उनकी पार्टी ने किस तरह से तो वो सारी डेमोग्राफी बदलने के बाद ही राजनीति। लेकिन वो कोई नेशनल पार्टी तो करेगी नहीं। तो आज असम में हुई है, आज असम में हुई है, कल वो पूरे देश में हो सकती है ना। तो ये तो डेमोग्राफी, यही तो डर है, यही डर फैलाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डर फैलाया जाता है। क्या घुसपैठी है? एक समय ऐसा भी आया था, मुझे याद है कि वो असम के जिन नेता की मैं बात कर रहा हूं, बदरुद्दीन साहब, एक समय यह भी आया था कि असम में शायद उनकी मदद के बिना कोई सरकार ना चल सके। तो अगर ऐसे घुसपैठियों का दावा है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर घुसपैठियों, अगर कल को घुसपैठियों की मदद से चुनी हुई एक पार्टी इस देश में अगर इस देश में सरकार चलाने लगी, तो सवाल क्या होगा? अमेरिका में घुसपैठियों को निकाल रहा है, बाकी देश अमेरिका में भी ये ट्रंप जो कि अपनी आर्थिक नीतियों में फेल हो चुके हैं, दुनिया भर में जो है लड़ते रहते हैं। अभी हिंदुस्तान से गए, हिंदुस्तान से गए 100 से ज्यादा लोगों को भी डिपोर्ट किया गया, इसलिए डिपोर्ट किया इलीगल तरीके से गए थे। तो सवाल है कि इलीगल तरीके से गए लोगों को डिपोर्ट क्यों किया जाए? आपकी जो है अमेरिका से ट्रीटी है ऐसे इलीगल लोगों को वापस लेने के लिए। आप ये बताएं, आज आप जितने बांग्लादेशी इलीगल माइक को पकड़ेंगे, क्या बांग्लादेश उनको वापस लेने को तैयार है? नहीं है। सुदेश जी बहुत संक्षेप में, ये क्या इस तरह की ट्रीटी नहीं है? सवाल ये कि सरकार इसको कैसे करेगी, क्या इन सब चीजों में बहुत सारे संशय हैं, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले अशोक जी, एक विल होना चाहिए स्टेट के पास कि हम ये करेंगे। वो विल हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है, एंड वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। हम रास्ता भी खोजेंगे, लेकिन पहले एनआरसी पर ही आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं कि अगर एनआरसी में कुछ त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों को बताइए ना, बिल आने दीजिए, उन त्रुटियों में सजेशन दीजिए, इसलिए पार्लियामेंट होता है। और उसके बाद आपके जो अच्छे सजेशन होंगे उसको सरकार क्यों नहीं मानेगी? लेकिन आप इसको कम्युनल चश्मे से देखेंगे सर, आप और कानून ज्यादा हम आपके खिलाफ आप ही की बात बोल रहे हैं भाई, हम नहीं मानते। आप इसको हिंदू मुसलमान करते रहिए,
अनुकूल परिणाम नहीं मिल मुसलमान ने जाएगा। आपको रिजेक्ट कर दिया ये है, बहुत स्पष्ट है। हिंदू ने आप पॉलिटिकल आइसोलेशन में चले जाइएगा, यही हिंदू मुसलमान करते रहिएगा। हम भारत में हैं और भारतीयों की राजनीति करते हैं। भारतवर्ष को कितना कैसे होना चाहिए, किस रास्ते पर जाना चाहिए, इसके बारे में हम सोचते हैं, बस इतना ही। कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं। ठीक है, हिंदू मुसलमान होना भी नहीं चाहिए, कम से कम एनआरसी में तो नहीं है ऐसा गृह मंत्री कह रहे हैं। और अगर इसमें खामियां हैं फिर भी तो इस पर डिबेट हो सकती है, इस पर डिबेट होनी भी चाहिए, इस पर सबको अपनी बात रखनी भी चाहिए। लेकिन सवाल है कि एनआरसी की डिबेट पे जाके सीधा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करना, वो मुझे लगता है कि अधीर रंजन चौधरी कहीं ज्यादा आगे निकल गए। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब देश में जब महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे सशक्त बनाया जाए, जब पूरी ये डिबेट देश में भी चल रही है, उस वक्त भी वो देश की वित्त मंत्री के खिलाफ एक और बेहुदा बयान दे देते हैं। तो सवाल है कि इस तरह के बयानबाजी जब अधीर रंजन चौधरी साहब करते हैं तो वो ना सिर्फ मुद्दों को हल्का करते हैं बल्कि बहस को भी हल्का करते हैं। वो बयान वित्त मंत्री पे था, ना कि किसी स्त्री पे। जब आप मुद्दों से अलग मुद्दों पे परिणाम नहीं दे पाते, आपकी नीतियां कमजोर हैं, बड़ा बेहुदा बयान था, जो है ये कहना कि आप भी बड़ा बेहुदा बयान था। वीक हैं या निर्बल हैं, वो आप पे सवाल। नहीं, सवाल है कि अगर वो बयान स्वामी ने भी कहा कि इनको इकोनॉमिक्स नहीं आती है, वो विषय नहीं है। आपके पास आशुतोष जी, जब आपके पास तर्कों का अभाव होता है, मैं अधीर रंजन चौधरी के लिए कह रहा हूं, जब आपके पास तर्कों का अभाव होता है तब आप इस तरह से व्यक्तिगत निशाना बनाते हैं। आपके पास अगर अर्थव्यवस्था पर जो भी मुद्दे हैं आप उस पर उठाइए, सरकार को घेरिए, लेकिन सीधा निर्मला सीतारमण पर व्यक्तिगत हमला करना यह दिखाता है बेहुदापन है। मुझे लगता है ये बेहुदगी, ऐसी बेहुदगी विपक्ष अगर बचे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा, ताकि मुद्दों पर डिबेट होती रहेगी, मुद्दों पर बात होती रहेगी। जैसे हमने आज भी कहा एनआरसी पर हम डिबेट कर रहे थे, लेकिन क्योंकि इस तरह के बयान है इसलिए हम इन बयानों का जिक्र करने लगे। लेकिन डिबेट मुद्दों पर ही होनी चाहिए ताकि मुद्दों पर बने रहें, ना कि इस तरह की बयानबाजी में जाए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, दो टूक में शिरकत करने। दो टूक में आज बस इतना ही। रोज रात 9 बजे आप दो टूक देख सकते हैं। इसका पुनः प्रसारण रात 11 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।